हाँ जी। मैं आज आपको 10 टॉप 10 डेरिवेशंस सॉल्व करके दिखाने वाला हूँ और ये टॉप 10 डेरिवेशंस आपके एग्जामिनेशन में आने की बहुत ज़्यादा संभावना होती है। तो शुरू से लेकर अंत तक सारा वीडियो देखिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा, कोई भी चीज़ स्किप मत करिएगा, जिससे कि आपके चांसेस बढ़ जाएं एग्जामिनेशन में अच्छा स्कोर करने के लिए। तो वेलकम टू अरविंद एकेडमी, मैं हूं अरविंद सर। अरविंद एकेडमी चैनल पे आपका बहुत-बहुत स्वागत है और अरविंद एकेडमी पर आपको मिलता है फिजिक्स सुपर इजी लैंग्वेज में। तो सुपर इजी लैंग्वेज के लिए अरविंद एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। तो ये रहा टॉप 10 डेरिवेशन जो कि मैं यहां पर करने वाला हूं इसको सॉल्व। देखिए उससे पहले छोटी सी बात करता हूं कि आप जानते हैं कि कई बच्चे ऐसे होते हैं, बहुत से ऐसे बच्चे होते हैं जो जेई की या नीट की तैयारी कर रहे होते हैं। तो अगर आप जेई या नीट की तैयारी कर रहे हैं तो वहां पर डेरिवेशंस बहुत ज्यादा एम्फसाइज नहीं करते। जेई मेंस की बात करूं और नीट की बात करूं, बात तो सही है। एडवांस के लिए तो तैयारी करनी पड़ती है, लेकिन मेंस के लिए और आपके नीट के लिए कोई डेरिवेशन की पढ़ाई नहीं होती। अगर वहां डेरिवेशन आप नहीं करेंगे और बोर्ड में आते हैं, कितने नंबर के बोर्ड में आ जाते हैं, करीबन 20 नंबर के, भी मैं दिखाऊंगा भी, तो आप वहां पर वो डामाडोल हो जाता है। करीबन 28-29% का डेरिवेशन आता है। तो ये मैं पूरा फिजिक्स का 2025 के लिए जो डेरिवेशन टॉप 10 बनते हैं वो मैं आपको करके दिखाऊंगा। डेरिवेशन कितने नंबर के आते हैं जैसा मैं आपको बता रहा था, तो ये डेरिवेशंस आपके आएंगे करीब करीब 70 में से 20 नंबर तक आने की इसकी संभावना रहती है। इसलिए हर डेरिवेशन अच्छे से आपका कंप्लीट होना चाहिए। बात को स्टार्ट करने से पहले छोटी सी जानकारी बेटा, जैसा आप जानते हैं यहां पर पूरे डेरिवेशंस अगर आपको चाहिए, पूरे मतलब फुल बुक के जो 130 डेरिवेशंस हैं, तो उसके लिए मैंने एक कोर्स बना दिया है, ऑल बुक डेरिवेशन विद प्रिंटेबल नोट्स। यहां पर आपको क्या होता है, पीडीएफ नोट्स मिल जाते हैं जिनका प्रिंट आउट आप ले सकते हैं। जिससे क्या होगा कि आप पढ़िए, तैयार कीजिए डेरिवेशंस और पीडीएफ से प्रिंट आउट लेकर रिवाइज करने में बड़ी आपको मदद मिलेगी। तो ये डेरिवेशन का कोर्स हो गया। दूसरी बात करते हैं, एग्जामिनेशन में आते हैं न्यूमेरिकल्स। तो ये 12th संपूर्ण न्यूमेरिकल्स पे फोकस करता है। यहां पिछले 10 साल के पीवाईक्यू मिलेंगे, एनसीईआरटी एक्सरसाइज और एनसीईआरटी एग्जाम्पल्स के वीडियो सॉल्यूशंस मिलेंगे। तो 12th संपूर्ण न्यूमेरिकल्स पे फोकस कर देता है। रही बात कंपिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन की, तो 24 मार्क्स के कंपिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं जिसमें एमसीक्यू, असर्शन, रीजनिंग और केस स्टडी होता है। तो ये 24 नंबर यहां कवर हो जाता है। और ये डेरिवेशन, यानी कि ये अगर आप तीनों देखें तो ये फुल पेपर का कवरेज है। ये न्यूमेरिकल्स कवर हो गए, यहां पे कंपिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन कवर हो गया, ये पूरे डेरिवेशन कवर हो गए। तो कोई जो भी आपको सूट करता है वो कोर्स आप ले सकते हैं। लेकिन अगर आप ये सोच रहे हैं कि सर मुझे तीनों कोर्स लेने में मेरा फायदा है, क्योंकि मुझे न्यूमेरिकल्स भी करने हैं, डेरिवेशंस भी करने हैं और कंपिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन भी करने हैं, तो अलग अलग लेने की जगह आप एक साथ ले सकते हैं द्रोणा 2.0। इसमें आपका बेनिफिट है, फायदा है। इस कोर्स में द्रोणा 2.0 में वो तीनों कोर्स का मटेरियल तो आपको मिलेगा ही, 12th संपूर्ण का, कंपिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस का और डेरिवेशंस का। उसके अलावा पूरे लेक्चर्स आपके सिलेबस के लेक्चर्स मिल जाएंगे, चैप्टर्स वाइज वर्कशीट मिल जाएगी और पूरे नोट्स मिल जाएंगे हैंड रिटन, जो पीडीएफ फॉर्मेट में है, प्रिंटेबल। बहुत ही सॉलिड आपकी मदद हो सकती है। तो द्रोणा 2.0 ले लीजिए, ये काफी है। इसके बाद आपको कुछ नहीं लेना, इसमें सब कुछ है। तो जो बच्चे लेना चाहते हैं वो अरविंद एकेडमी ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। इसके स्टोर सेक्शन में जाइए, वहां पर द्रोणा 2.0 आपको दिखाई पड़ेगा, उसको ले लीजिए और तैयारी कीजिए। फर्स्ट क्लास मार्क्स आपके आ जाएंगे। अच्छा चलिए इस वीडियो को शुरू करता हूं, जिस वजह से बन रहा है, करते हैं स्टार्ट। तो बच्चों करते हैं ये डेरिवेशन, बड़ा इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है बेटा। ये है रिफ्रैक्शन ऑन द बेसिस ऑफ वेव थ्योरी। वेव थ्योरी के बेसिस पर रिफ्रैक्शन को हम प्रूव करेंगे। तो देखिए रिफ्रैक्शन तो दो मीडियम चाहिए आपको, और रिफ्रैक्शन पहला मीडियम है रेरर टू डेंसर। अगर रे कोई जा रही है, ये रेरर मीडियम है और ये डेंसर मीडियम, रेरर टू डेंसर जा रही है तब भी रिफ्रैक्शन हो सकता है, या डेंसर टू रेरर, अगर रे जा रही है डेंसर से रेरर मीडियम तो भी रिफ्रैक्शन होता। कोई भी केस आ सकता है दोनों में से। मैं पहले केस को लेके आपको प्रूफ करा देंगे, सिमिलरली सेकंड केस हो जाएगा। तो लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन क्या होते हैं? पहला होता है स्नेल्स लॉ, साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू V1 अपॉन V2, और ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1, दैट इज कांस्टेंट। एक तो स्नेल्स लॉ प्रूफ करना होता है, और दूसरा आप कहते क्या है कि इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस मस्ट लाई इन द सेम प्लेन।
तो ये पूरा लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन की बात करें तो ये दोनों लॉज हमको प्रूफ करने हैं। अदरवाइज क्वेश्चन में अगर बोला गया है केवल स्नेल्स लॉ प्रूफ कीजिए तो आप पहले वाला प्रूफ करके ओके हो जाएंगे, उसके आगे नहीं चलेंगे। आइए चलते हैं, कुछ बातें समझते हैं स्टेटमेंट के तौर पे। यहां पर मैंने केस लिया है जब रेयर टू डेंसर में, ये रेयर से डेंसर की तरफ रे आपकी जा रही है। कंसीडर ए प्लेन वेव फ्रंट ए बी, ये जो ए बी वेव फ्रंट है वो कंसीडर किया है इंसिडेंट ऑन द प्लेन सरफेस एक्स वाई, ये इस एक्स वाई सरफेस पे फॉल कर रही है जो कि इन दो मीडिया को, मीडियम 1 मीडियम 2 को सेपरेट कर रहा है, इंटरफेस है इसका, है ना। तो एक्स वाई पर ये जो कि एक्स और वाई पर इस पे फॉल कर रहा है ये प्लेन वेव फ्रंट। अब देखिए, लेट v1 एंड v2 बी द वेलोसिटी ऑफ द रे इन मीडियम 1 एंड मीडियम 2। तो यहां पर v1 v2 वेलोसिटीज हैं लाइट की फर्स्ट और सेकंड मीडियम में। डेंसर मीडियम में जो v2 होता है वो v1 से छोटा होगा, तो यहां पर v2 इज लेस देन v1 हो जाएगा क्योंकि डेंसर मीडियम में वेलोसिटी कम होता है। अब देखिए, द वेव फ्रंट फर्स्ट स्ट्राइक्स एट पॉइंट ए, ये पहली वेव फ्रंट जो फॉल करेगी, ये रे है, ए पर स्ट्राइक करेगी। अब देखिए, एंड देन एट दिस सक्सेसिव पॉइंट्स टुवर्ड्स सी, इसके बाद जैसे जैसे वेव फ्रंट यहां पड़ता जाएगा लाइन से अलग अलग पॉइंट पर सी तक ये हिट करते चले जाएंगे इंटरफेस को। अब अकॉर्डिंग टू द हाइजेंस प्रिंसिपल फ्रॉम ईच पॉइंट ऑन एसी, ये जो एसी के बीच में जितने पॉइंट्स हैं सब सेकेंडरी डिस्टर्बेंस की तरह काम करेंगे या वेवलेट्स बना देंगे, और डिस्टर्बेंस चारों दिशाओं में फॉरवर्ड डायरेक्शन में कह लीजिए आपका बढ़ना शुरू कर देगा। वेवलेट स्टार्ट ग्रोइंग इन द सेकेंड मीडियम विथ स्पीड v2, और इस सेकेंड मीडियम में ये जो वेव फ्रंट्स हैं, ये सेकेंडरी वेवलेट्स हैं, ये ग्रो करना शुरू कर देंगे सेकेंड मीडियम के अंदर। अब यहां लिखा है लेट द डिस्टर्बेंस टेक टाइम t टू ट्रेवल फ्रॉम b टू c। अब यहां पर जो डिस्टर्बेंस था वो b से c पहुंचने में मान लीजिए उसको समय लगता है t, तो t समय में कितना डिस्टेंस ये ट्रेवल करेगा, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। तो स्पीड है v1 पहले मीडियम में और टाइम लगा है t, तो v1 इंटू टी इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द लाइट इन द फर्स्ट मीडियम। उसी समय t में इसका हालचाल क्या होगा, इसका अभी टाइम t में मान लीजिए d तक पहुंचा है, ad क्या है v2 इंटू टी, अगेन डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम। तो v2 इंटू इसमें स्पीड कितनी थी v2, तो v2 इंटू टी के बराबर यहां हेमिस्फेरिकल स्ट्रक्चर बना देंगे आप, और ये यहां से डिस्टर्बेंस d तक पहुंचा है और इस d पर, इस हेमिस्फेयर पे c से आप खींच देंगे एक टेंजेंट। तो ये जो नया वाला वेव फ्रंट है CD, ये रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट आपका हो जाएगा। ये पूरी कहानी यहां पर लिखी हुई है जिसे आप पढ़ सकते हैं, और AD की वैल्यू v2 इंटू टी के बराबर है क्योंकि सेकंड मीडियम में लाइट की स्पीड v2 के बराबर है। अब द टेंजेंट प्लेन CD, ये जो प्लेन है CD, ये आपने डी हेमिस्फेयर पे खींच दिया जो कि रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट है। तो ये पूरे आपके डिस्क्रिप्शन हो गया या कमेंट हो गया या स्टेटमेंट्स हो गए जो आप लिखना चाहते हैं, आसानी से लिख सकते हैं। अब इसको प्रूफ करने की बारी आती है। टू प्रूफ साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू v1 अपॉन v2 या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1। तो यहां पर हम क्या करेंगे, BC है v1 इंटू टी, ये देखिए BC v1 इंटू टी, और AD है v2 इंटू टी, यहां पर मैंने मेंशन कर दिया, कंस्ट्रक्शन मतलब हम लोगों ने बनाया हुआ है डिस्कस करके। अब यहां राइट एंगल ट्रायंगल ले लीजिए ABC। अब यहां पर आप देखें, ये अगर रे जो कि इस वेव फ्रंट के 90 डिग्री पर होती है, वो एंगल I अगर नॉर्मल से बना रही है तो ये एंगल हो जाएगा 90 माइनस आई, क्योंकि ये पूरा 90 है, तो 90 में से I घटाएंगे तो 90 माइनस आई, और यहां से भी ये पूरा 90 है, इसमें से 90 माइनस आई घटाएंगे तो एंगल I बचेगा। अब इस समय जो रे है वो एंगल R बना रही है नॉर्मल से, तो ये एंगल हो जाएगा बेटा 90 माइनस आर। तो इस ट्रायंगल में ये 90 माइनस आर, तो ये R, बात समझ गए होंगे। अब साइन I और साइन R लेके वैल्यू लिख लेते हैं। तो साइन I की वैल्यू हो गई BC अपॉन AC, ये साइन I लिया, परपेंडिकुलर हो गया BC, हाइपोटेन्यूज हो गया AC, बढ़िया। अब साइन R ले लेते हैं। साइन R राइट एंगल ट्रायंगल ADC के अंदर, ADC
सी, इसके अंदर साइन आर ले लो तो हो गया परपेंडिकुलर एडी अपॉन हाइपोटेन्यूज एसी। तो एडी अपॉन एसी, इस साइन आई अपॉन साइन आई और साइन आर का ले लीजिए रेशियो। तो ये साइन आई अपॉन साइन आर का ले लिया रेशियो, तो ये हो गया बी सी अपॉन ए सी, और ये हो गया ए डी अपॉन ए सी। ये ए सी कट गया, बी सी अपॉन ए डी। बी सी की वैल्यू है V1 इंटू टी और ए डी की वैल्यू है V2 इंटू टी। तो ये देखिए यहां पर ये टी भी दोनों कट गया, तो ये वैल्यू क्या आ गई, V1 अपॉन V2, यानी साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू V1 अपॉन V2। और V1 अपॉन V2 को आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू 1 बोलते हैं। तो ये फॉर्मूला या स्नेल्स लॉ आपने यहां पे प्रूफ कर दिया। तो अगर क्वेश्चन में आए कि स्नेल्स लॉ प्रूफ करो ऑन द बेसिस ऑफ वेव थ्योरी, तो इतनी ही चीज करेंगे आप। खैर इसको एक दो सेकंड लीजिए, आप चाहें तो इसको पॉज करके बेटा नोट कर सकते हैं। अब मैं आगे की बात करता हूं जहां लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन पूरा प्रूफ करने की बात की जा रही है। तो ये सेकंड पार्ट है कि इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस विल लाई ऑन द इन द सेम प्लेन। तो यहां आप जानते हैं कि इंसिडेंट रे जो ऐसे है, ये जो ऐसे है, ऐसे ये देखिए इस वेव फ्रंट के 90 डिग्री पर है। ये वेव फ्रंट कैसा है, इस बोर्ड के 90 डिग्री में, और एक्स वाई जो इंटरफेस है वो भी इस बोर्ड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। तो इंसिडेंट वेव फ्रंट ए बी के परपेंडिकुलर है, जो कि परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ पेपर में है। अब नॉर्मल ए एन की बात करें तो दैट इज परपेंडिकुलर टू सरफेस एक्स वाई। ये देखिए ए एन जो है, ए एन इस एक्सन के परपेंडिकुलर है, सरफेस एक्सन के। अब रिफ्रैक्टेड रे एडी परपेंडिकुलर है रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट सीडी के। ये जो रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट सीडी है, इससे ये जो रे आ रही है ये भी आपकी 90 डिग्री बना रही है। बाहर बना दीजिए तो 90 बना रही है। ये क्या है, परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ पेपर। ये जो एक्स वाई था ये परपेंडिकुलर प्लेन ऑफ पेपर के है। तो यहाँ ऐसे ए एन ए डी, ये देखिए एस एन, ये ऐसे लिखना चाहिए, हाँ ऐसे ए एन और ए डी, ऐसे ए एन और ए डी। ये क्या है, परपेंडिकुलर टू द प्लेन। ये परपेंडिकुलर टू द प्लेन था, इसके परपेंडिकुलर है। तो ये क्या है, तीनों के तीनों, क्योंकि तीनों परपेंडिकुलर है परपेंडिकुलर टू द प्लेन के, तो सेम प्लेन में लाई कर रहे हैं। और ये प्रूफ कर देता है लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। तो ये पूरी तरह अगर लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन प्रूफ करने को आए तो पहला लॉ और दूसरा लॉ दोनों को आप प्रूफ करेंगे। तो इसको भी अच्छे से नोट कर लीजिए बेटा। तो बच्चों करते हैं ये डेरिवेशन, ये है लेंस मेकर्स फार्मूला। काफी इंपॉर्टेंट है और बड़े आसानी से प्रूफ हो जाएगा। तो देखिए लेंस मेकर्स फार्मूला क्या बोलता है, 1 अपॉन एफ इज इक्वल टू म्यू टू माइनस म्यू वन अपॉन म्यू वन, 1 अपॉन आर वन माइनस 1 अपॉन आर टू। और अगर पहला मीडियम एयर है तो म्यू वन की जगह 1 पुट कर देंगे, और म्यू टू मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो ये वैल्यू हो जाती है 1 अपॉन एफ इज इक्वल टू म्यू माइनस 1, 1 अपॉन आर वन माइनस 1 अपॉन आर टू। बड़े आराम से आइए चलते हैं, इसकी प्रूविंग देखेंगे। अच्छा, लेंस मेकर्स फॉर्मूले में कुछ एजम्पशंस लिए जाते हैं, तो इन एजम्पशंस को ध्यान रखें, कभी कभी यहीं से सवाल पूछ लेते हैं। द लेंस यूज्ड इज थिन, हमारा जो लेंस यूज किया है वो पतला लेंस है, थिन है। द डिस्टेंसेज मेजर्ड, सो दैट द डिस्टेंस मेजर्ड फ्रॉम द सर्फेसेज, हम यहां से इनकी डिस्टेंस मेजर करेंगे। तो अगर ये पतला होगा तो यहां से मेजर करो या यहां से मेजर करो, बात एक ही हो जाएगी। तो वो आपका ऑप्टिकल सेंटर से मेजर करता हुआ दिखाई पड़ेगा, है ना। ये कहा गया है थिन लेंस होना जरूरी है। दूसरा, द ऑब्जेक्ट इज ए पॉइंट ऑब्जेक्ट प्लेस्ड ऑन द प्रिंसिपल एक्सेस, जो ऑब्जेक्ट आप प्लेस करेंगे वो प्रिंसिपल एक्सेस पे होगा और पॉइंट ऑब्जेक्ट होगा। तीसरी बात, द अपर्चर ऑफ द लेंस इज स्मॉल, ये जो लेंस है थिन के साथ साथ छोटा लेंस होगा, तो अपर्चर आपका छोटा होना चाहिए। ऑल द रेज आर पैरेक्सियल, सारी रेज पैरेक्सियल होंगी, और सब छोटा जो भी एंगल बनाएंगी लेंस के ऊपर वो सारे छोटे एंगल्स होंगे। तो ये एजम्पशंस हैं लेंस मेकर्स फॉर्मूले के डेरिवेशन में। आइए देखते हैं इसके फॉर्मूले का कहानी। तो एज शोन इन द फिगर, कंसीडर ए थिन डबल कॉन्वेक्स लेंस, ये एक डबल कॉन्वेक्स लेंस हमने कंसीडर किया है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 है। इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है देखिए μ2 है, और इधर जो मीडियम है, मान लीजिए एयर या जो भी है, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 है। लेट बी एंड डी बी द पोल्स, यहां पर ये बी और डी
पोल्स हैं एंड C1 C2, इसका जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है वो C1 है और इस वाले का सेंटर ऑफ कर्वेचर C2 है। इसी तरीके से सेंटर ऑफ कर्वेचर की डिस्टेंस लेंगे तो R1 और C2 के लिए R2 हो जाएगी, वो सेंटर रेडियस ऑफ कर्वेचर हो गई है ना, रिस्पेक्टिवली। अब देखिए, सपोज ए पॉइंट ऑब्जेक्ट O इज प्लेस्ड ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस इन द रेरर मीडियम, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 के मीडियम में ऑब्जेक्ट आपने प्लेस किया है। अब देखिए कैसे इमेज फॉर्मेशन हो रहा है ये मैं समझा देता हूं, फिर सीधे हम लोग डेरिवेशन करेंगे। यहां से एक रे आप चलाएंगे जो कि इस लेंस को हिट करेगी, तो एक तो रे जा रही है सीधे जो कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होगी, तो ये अनडिवेटेड सीधे निकल जाएगी, अच्छी बात। दूसरी रे आपने यहां हिट कराई, अब हिट करने के बाद अगर ये दूसरी सरफेस ना होती ADC, अगर ADC नहीं मौजूद होती तो केवल रिफ्रैक्शन ABC पर होता, तो ये रिफ्रैक्शन होता तो यहां पर इमेज बनती I1, क्योंकि दूसरी वाली सरफेस को अभी हम एब्सेंट मान लेते हैं। तो ये क्या करेगा, ये जो है ABC से रिफ्रैक्शन होने के बाद इमेज फॉर्मेशन I1 बनाएगा, क्योंकि ये देखिए रे को इसने क्या किया, डेंसर मीडियम में डिवाइड कर दिया, बेंड कर दिया नॉर्मल की तरफ। तो ये रे यहां मिल रही है और ये सीधी तो आ ही रही थी, दोनों मिल गई, I1 यहां पर एक इमेज बन गया। अब क्योंकि यहां पर दूसरी भी सरफेस एक है ADC जहां पर रिफ्रैक्शन होना है, तो इस रिफ्रैक्टिंग सरफेस के लिए ये जो इमेज है ये इमेज ऑब्जेक्ट का काम करेगी। तो ये जो रे आ रही थी ये फिर से यहां पर रिफ्रैक्ट होगी और ये नॉर्मल से अवे, क्योंकि रेरर डेंसर से रेरर जा रही है, नॉर्मल से अवे बेंड कर जाएगी और आके मिलेगी I पर। तो ये I1 इंटरमीडिएट ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगा सेकंड सरफेस ADC के लिए, और फाइनल इमेज हमारी कहां मिलेगी, I के ऊपर। ये पूरी कहानी इसमें बनेगी, यानी ये जो पहले ऑब्जेक्ट था उसका पहला सरफेस इमेज बना रहा है I1 पर, ये I1 ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगी सेकंड सरफेस जो कि ADC है उसके लिए, और फाइनल इमेज का फॉर्मेशन हो जाएगा इस I पर। और यहां पे डिस्टेंस की बात करें तो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस हो गई U, और जो इंटरमीडिएट इमेज थी उसका जो डिस्टेंस फ्रॉम द पोल है वो V1 है, फाइनल इमेज जो है उसका V है, और R1 R2 तो हम पहचान ही रहे हैं। ये पूरी बात हम समझ गए, आइए इसके डेरिवेशन की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। तो रिफ्रैक्शन एट ABC, यहां पर जो रिफ्रैक्शन हो रहा है ABC पर, उसके लिए रे कहां से कहां जा रही है, रेरर टू डेंसर। ये रेरर मीडियम है और ये डेंसर अंदर, तो रेरर से डेंसर अगर जा रही है तो फॉर्मूला यूज करते हैं μ2/V1, μ2/V लिखते हो तो ये हो गया μ2, और इसके लिए V क्या हो गया, ये V1 वाला, ये V1 वाला, क्योंकि इमेज यहां बन रही है। तो μ2/V1 μ1/U इज इक्वल टू μ1 माइनस μ1/R1, क्योंकि पहले वाली सरफेस से रिफ्रैक्शन ले रहे हैं। अब दूसरे में रिफ्रैक्शन एट ADC, यहां पर डेंसर से रेरर मीडियम में रह जा रही है, तो जब डेंसर से रेरर मीडियम में जाएगी तो ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपस में इंटरचेंज हो जाते थे फॉर्मूले में। तो यहां जो फॉर्मूला है वो μ1/V, ये V क्या है, बिल्कुल फाइनल वाली इमेज का, बढ़िया, माइनस यहां μ2/U, इसके लिए U है ये I1, तो I1 की जगह V1 आ गया, और फिर μ1 माइनस μ2/R2, बढ़िया लगा दिया। अब इन दोनों इक्वेशंस को आप जोड़ दीजिए, जब दोनों इक्वेशंस को ऐड करेंगे तो ये देखिए μ2/V1 प्लस का है और μ2/V1 माइनस का, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो यही दो टर्म बचेंगे। तो μ1/V माइनस μ1/U, और इनको जोड़ दीजिए यहां पर। तो जब हम जोड़ेंगे तो यहां पर हम कॉमन ले लेंगे μ2 माइनस μ1, ये देखिए कॉमन ले लिया μ2 माइनस μ1, तो ये वैल्यू हो गई 1/R1 प्लस का, और यहां ये उल्टा लिखा है, कॉमन लिया था μ2 माइनस μ1, तो एक माइनस आ जाएगा, तो माइनस 1/R2। तो ये μ1/V माइनस μ1/U इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 1/R1 माइनस 1/R2। अब यहां से हम μ1 कॉमन लेकर इसको नीचे भेज देंगे, तो μ2 माइनस μ1/μ1, ये जो μ1 कॉमन आया ये नीचे चला गया, तो μ2 माइनस μ1/μ1 1/R1 माइनस 1/R2। अब यहां पर 1/V माइनस 1/U क्या होता है, 1/F, तो 1/F से इसको रिप्लेस कर दीजिए, ये देखिए 1/F, इसी की जगह ये जो वैल्यू आ रही थी यहां पर देखिए, ये इसकी जगह 1/F, और ये μ2 माइनस μ1 और 1/R1 माइनस 1/2, यही आपका लेंस मेकर्स फॉर्मूला है।
अब कहते हैं कि अगर पहला मीडियम आपका एयर है और मीडियम दूसरा मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है, तो म्यू1 की जगह आप 1 पुट कर देंगे, म्यू1 नीचे 1 इधर 1, और म्यू2 की जगह म्यू पुट कर देंगे, ये इक्वेशन बन जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। तो लेंस मेकर्स फॉर्मूले का बहुत ही सिंपल आपका एक्सप्लेनेशन है, इसको भी आप अच्छे से नोट कर लें बेटा। यहां तो बच्चों करते हैं बड़ा ही इंपॉर्टेंट और मजेदार डेरिवेशन, ये इंपॉर्टेंट भी बहुत है। आइए देखते हैं, ये एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ के अंदर ये डेरिवेशंस आते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इनफाइनाइटली लॉन्ग चार्ज वायर, एक पतला सा ये वायर है जो दिख रहा है आपको, और ये इनफाइनाइटली लॉन्ग का मतलब बहुत लंबा है ना, जैसे फिजिक्स में रिलेटिव टर्म चलते हैं तो बहुत लंबाई ज्यादा है, और इस पे यूनिफॉर्मली चार्ज है, यानी इसकी जो लीनियर चार्ज डेंसिटी है वो सेम है, यूनिफॉर्मली चार्ज है। वो कितना इलेक्ट्रिक फील्ड बनावेगा वो हम निकालने वाले हैं। तो ये वायर है, इससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस r डिस्टेंस पर कोई पॉइंट हम P ले रहे हैं, वहां पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसकी वैल्यू, ये पहले बता रहा हूं क्या है जो हम प्रूव करने जा रहे हैं, जैसे आप कनेक्ट हो पाए अच्छे से, सरल लगे। E इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू r, ये यहां पर हम लोग प्रूव करेंगे, है ना, इतना इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। ये लैम्डा क्या होता है? लैम्डा है लीनियर चार्ज डेंसिटी। लीनियर चार्ज डेंसिटी का मतलब क्या होता है? चार्ज पर यूनिट लेंथ, एक यूनिट लेंथ पर कितना चार्ज है उसे आप बोलते हैं लैम्डा, और साइंटिफिकली थोड़ा बोलें तो लीनियर चार्ज डेंसिटी, एक यूनिट लेंथ पर कितना चार्ज पाया जाता है। ये ग्राफ भी बहुत पूछते हैं, तो मैंने कहा क्यों ना ग्राफ को भी लगे हाथ आपके सामने रख दिया जाए। तो ये हो गया ग्राफ, E इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन r, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बन जाता है। E और R के बीच में इस तरह का ग्राफ आएगा इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर के लिए जो यूनिफॉर्मली चार्ज है। आइए इस डेरिवेशन को, इस फॉर्मूले को निकालते हैं हम लोग। तो यहां पर डेरिवेशन है, अब ये कुछ स्टेटमेंट्स आपको दिखाते हैं, फिर हम इसको तोड़ तोड़ के समझाना शुरू करेंगे। तो कंसीडर ए थिन इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर, ये स्ट्रेट वायर है, हैविंग ए यूनिफॉर्म लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा कूलाम पर मीटर। इस पे जो लीनियर चार्ज डेंसिटी है लैम्डा, यानी कि चार्ज पर यूनिट लेंथ कितना है, लैम्डा के बराबर। बढ़िया। अब बाय सिमेट्री द फील्ड E ऑफ द लाइन चार्ज इज डायरेक्टेड रेडियली आउटवर्ड and its magnitude is same at all points equidistant from the line charge। ये क्या बोल रहे हैं कि जैसे मैं समझाऊं, ये मान लो एक वायर है, तो वायर से अगर इसके इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकलता है, एक इधर निकलेगा, एक इधर निकलेगा, एक इधर जाएगा, इधर चारों दिशाओं में, है ना, ऐसे। जैसे कि आपने देखा होगा बॉटल ब्रश साफ करने वाला ब्रश होता है, दूध की बॉटल बच्चे पीते हैं या बड़े लोग पानी पीते हैं, उसको मम्मी साफ करेंगी तो बॉटल ब्रश होता है। तो ये खटाक खटाक ऐसे ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो अगर हम सेम डिस्टेंस पे जाएं, मान लीजिए r डिस्टेंस पर, तो ये r डिस्टेंस पर जितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वही r डिस्टेंस पे इधर होगा, बट डायरेक्शन इसकी इधर होगी, इसकी इधर होगी। तो सिमेट्री से अगर हम r डिस्टेंस पकड़ें तो हर पॉइंट पर इसका इलेक्ट्रिक फील्ड सेम होने वाला है। यही बात यहां पर लिखी गई है, उम्मीद है ये समझे होंगे। ये आप वायर है, तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होगा, एक इधर जा रहा है, एक इधर जा रहा है, एक इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है, ये इधर, इस तरह से, इसी तरह सब जगह। तो ये R ले लोगे, हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड आपको सेम मिलेगा। यही बात यहां पर लिखी है, जो कि इक्विडिस्टेंट का मतलब सेम है इस लाइन चार्ज से। बड़ी अच्छी बात। टू डिटरमाइन द फील्ड एट ए डिस्टेंस R फ्रॉम द लाइन चार्ज, इस लाइन चार्ज से R दूरी पर, ये जो जहां पे निकाल रहे हैं ये R दूरी पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड है वो निकालना चाहते हैं। वी चूज ए सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस। अब हम यहां पर गॉस लॉ लगाएंगे तो हमें गॉसियन सरफेस चाहिए, तो हम गॉसियन सरफेस ऐसी लेते हैं जो हमारे लिए सरल पड़े। तो यहां पर हम सिलेंडर ले रहे हैं, सिलेंडर का मतलब ऐसा सिलेंडर ले लीजिए जैसे ये सिलेंडर है, क्लोज सरफेस लेनी पड़ेगी, और इसकी एक्सेस से वो लाइन वायर, अब यहां तो फाड़ नहीं सकते हैं बोतल, ऐसे समझ लीजिए, आप देख पा रहे हैं, ये अंदर से घुस के ऐसे निकली है, और ये सिलेंडर हमने ले लिया, ठीक, जो कि क्लोज सरफेस की तरह हम ट्रीटमेंट देंगे इसका। आइए देखते हैं बात, और आगे बातें क्या बढ़ाई जा सकती हैं। तो वी चूज ए सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस ऑफ रेडियस r, लेंथ l, ये जो सिलेंडर था इसका रेडियस कितना है बेटा r, इसकी हाइट कितनी है, लेंथ कह लीजिए l, एंड विथ इट्स एक्सेस अलोंग द लाइन चार्ज, और इसकी जो एक्सेस है इस सिलेंडर की ये लाइन चार्ज पे ही फॉल करती है। ये स्टेटमेंट्स इसके हो गए।
एज शोन इन द फिगर इट हैज कर्व्ड सरफेस S1 S2 S3। तो यहां पे देखिए इस सिलेंडर की 3 सरफेसेस हैं, फिर से उठा लेते हैं। तो एक तो ये कर्व्ड सरफेस है जिसे हम S1 बोल रहे हैं, ये देखिए S1, और एक इसका टॉप और बॉटम है जिसे हम यहां पर S2 और नीचे वाले को S3 कह रहे हैं। तो 3 सरफेस में इसको तोड़ लिया, ये सरफेस S2 और S3, बढ़िया। अब देखिए मामला आगे का, ऑब्वियसली जो हमारा DS1 है, ये DS1 यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो बनाया था ये जा रहा है आउटवर्ड डायरेक्शन में, और साथ में एरिया वेक्टर भी नॉर्मली आउटवर्ड डायरेक्शन में। तो ये दोनों आपस में हो गए पैरेलल, यानी एंगल हो गया इनके बीच का कितना, 0 डिग्री। लेकिन इसकी कहानी देखिए S2 वाले की, इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहा है इधर इसी हिसाब से, और एरिया वेक्टर जाएगा नॉर्मली अपवर्ड। तो इन दोनों में 90 डिग्री का एंगल हो गया। तो ये यहां पे DS2 इज परपेंडिकुलर टू E, यानी यहां पर थीटा हो गया 90 डिग्री। और इसी तरीके से DS3 की बात करें तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर और एरिया वेक्टर नीचे, फिर से 90 डिग्री का एंगल बन गया यहां, तो इसका भी 90 डिग्री एंगल हो गया। आप जानते हैं जब इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर में 90 डिग्री का एंगल बनता है तो कोई फ्लक्स उससे पास नहीं होता, यानी केवल DS1 से फ्लक्स जाएगा, इन दोनों से कोई फ्लक्स जाएगा ही नहीं। तो यहां पर आप लिख सकते हैं सो ओनली द कर्व्ड सरफेस कंट्रीब्यूट्स टुवर्ड्स द टोटल फ्लक्स, यानी ये जहां पे 90 बन रहा था उससे फ्लक्स कोई जाने वाला नहीं है, क्योंकि आप जानते हैं EA cos थीटा फ्लक्स की फॉर्मूला, उसमें आप जानते हैं ना ये फ्लक्स, मैं याद दिला दूं आपको, ये फ्लक्स की वैल्यू होती है E.A। तो अगर इन दोनों में इसको लिखते हो EA cos थीटा, तो कहीं पर अगर आपका थीटा 90 डिग्री हो गया तो cos 90 की वैल्यू होती है 0, तो खलास 0 हो जाएगा। ये कांड इसके अंदर है, समझ गए आप मेरे ख्याल से। ये सारी स्टेटमेंट्स भी हो गया, एक एक लाइन मैंने आपको समझा दी है, ठीक, इसको आप थोड़ा सा देख लीजिए। अब चलते हैं प्रूविंग के समय, यानी कैलकुलेशन कर लेते हैं। ये आपका पूरी बात पिक्चर हम समझ चुके थे जो कहानी थी। अब देखिए इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर है जिसपे लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा है, चार्ज पर यूनिट लेंथ। जो गॉसियन सरफेस लिए उसका लेंथ सिलेंडर का L है और रेडियस R है, ये भी हम समझा चुके हैं आपको। यहां ये भी समझा दिया था कि कौन 90 है, कौन पैरेलल है, कौन नहीं पैरेलल है। अब इसी को यहां पर टोटल हम फ्लक्स निकालने चले कि भाई इस सिलेंडर से कितना फ्लक्स एसोसिएटेड है। तो इसको हमने लिखा E.ds का इंटीग्रेशन क्लोज सरफेस के अराउंड। भाई टोटल फ्लक्स ऐसे निकलेगा, इस क्लोज सरफेस को हम 3 टुकड़ों में बांट लेंगे, एक S1 के लिए, एक S2 के लिए, S3 के लिए, तीनों को जोड़ेंगे तो टोटल फ्लक्स। तो इसी को देखिए यहां पर इस तरह लिखा जाता है। हमने यहां क्लोज सरफेस का सिंबल लगाया था, गोला लगाया था, रिंग लगाया था, जो भी बोल सर्किल लगाया था। अब जब आप तोड़ोगे तो S1, इसमें गोला नहीं लगाएंगे क्योंकि ये क्लोज नहीं है, S1 तो कर्ड वाली है केवल, है ना। तो इसमें S1 लिखा और EDS इस फॉर्मूले को एक्सपैंड कर रहे हैं cos 0, क्योंकि यहां पर इन दोनों के बीच में तो भैया 90 डिग्री का एंगल है। बात पकड़ में आई। अब इसमें चले S2 के लिए, तो S2 में तो 90 डिग्री का एंगल है, ये देखिए cos 90, और S3 के लिए भी 90 डिग्री का एंगल है cos 90, cos 90 0 होता है। तो केवल हमें ये वैल्यू मिली, तो S1 EDS1 cos 0 1 होता है। अब यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड तो सेम है था, तो वो बाहर चला गया, और क्लोज इंटीग्रेशन कर्व सरफेस का निकालेंगे। तो सिलेंडर की जो कर्व सरफेस का एरिया होता है, कर्व सरफेस एरिया होता है CSA 2 पाई RH, ये 10th में शायद या 9th में फॉर्मूला आप पढ़े। तो 2 पाई RH की जगह ये लेंथ आ गई, यानी ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू ये जो सरफेस एरिया निकला यहां पर 2 पाई RL हो गया। ये आपका हो गया टोटल फ्लक्स जो इस सिलेंडर से लिंक्ड है। अब हम लगाएंगे गॉस थ्योरम, है ना। भाई फ्लक्स किसी भी तरीके से, एक तो तरीका ये है पूरा जो हम लोग निकालते हैं जिस तरीके से, और गॉस लॉ बता गए थे कि एक शॉर्टकट मेथड है, तो उससे भी हम निकालेंगे फ्लक्स। कहीं से निकालें फ्लक्स की वैल्यू तो सेम आएगी, दोनों को इक्वेट कर देंगे। आइए देख लेते हैं। तो यहां पर चार्ज इनक्लोज बाई गॉसियन, क्योंकि जो गॉस लॉ लगाएंगे Q इनसाइड लिखना पड़ता है, तो उस Q इनसाइड निकालने चले तो आप जानते थे कि लैम्डा था यूनिट लेंथ पर पाए जाने वाला चार्ज, तो L पर कितना चार्ज पाया जाएगा, लैम्डा इंटू L, एक पर लैम्डा तो L पे लैम्डा L, तो Q की वैल्यू हो गई लैम्डा L। एंड बाई गॉस थ्योरम फाई E की वैल्यू होती है Q इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो इस सिलेंडर के अंदर जितना चार्ज है वो तो लैम्डा L है, तो ये Q की जगह लैम्डा L अपॉन एप्सिलॉन नॉट।
अब जैसे मैंने बताया, चाहे हम इस तरीके से फ्लक्स निकालें या इस तरीके से फ्लक्स निकालें, फ्लक्स तो वही रहेगा, मेथड आप कुछ भी यूज कर लो। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 दोनों को इक्वेट कर दीजिए, तो ये लैम्डा एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और यहां वैल्यू आ गई E इंटू 2 पाई आर एल, ये E इंटू 2 पाई आर एल। अब यहां पर जो वैल्यू कैंसिल हो रही है, यानी लेंथ कैंसिल हो रही है, तो L कैंसिल कर दिए, 2 पाई आर आ जाएगा यहां पर। तो ये वैल्यू हो गई E इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट अपॉन आर। मेरे ख्याल से ये आर वैल्यू आ गई। ये देखिए यहां पर आपका प्रूफ हो गया। यही आपको प्रूफ करना था कि ये वैल्यू यहां पर ये फॉर्मूला कैसे निकलता है। तो इसको आप अच्छे से नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत पूछा जाता है। तो इसको आप अच्छे से नोट कीजिए, एक एक लाइन मैंने एक्सप्लेन कर दी विथ स्टेटमेंट, इसका फायदा उठाइए, नोट करिए इसे। तो आइए करते हैं, ये डेरिवेशन बहुत ही सरल है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो रिलेशन बिटवीन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन, ये देखिए मैंने वेरी इंपॉर्टेंट लिख रखा है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन के बीच का रिलेशन एस्टैब्लिश किया जाता है। कैसे फॉर्मूला निकलेगा अभी दिखाता हूं। तो म्यू इज इक्वल टू साइन ए प्लस डेल्टा एम बाई 2 अपॉन साइन ए बाई 2। आइए देखते हैं इसके डेरिवेशन को। तो यहां पर इन प्रिज्म हमें मालूम है कि आई प्लस आई डैश ए प्लस डेल्टा के बराबर होता है, ये पहले से हम पढ़ चुके हैं, निकाल चुके फॉर्मूला। और ए जो एंगल ऑफ प्रिज्म है वो आर प्लस आर डैश के बराबर होता है। अब क्या होता है, इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखिए कि एंगल ऑफ मिनिमम डिवीजन पर, जो मिनिमम डिवीजन, ये डेल्टा जब मिनिमम डिवीजन पर होता है तो उस समय आई और आई डैश ये इक्वल हो जाते हैं और आर डैश भी इक्वल हो जाते हैं। तो इस पॉइंट को आप जरूर दिमाग में रखेंगे कि एट डेल्टा एम आई बराबर आई डैश एंड आर बराबर आर डैश। अब इस बात को देखते हुए फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 अगर ये हम डेल्टा एम से इसको रिप्लेस कर दें तो ये आई डैश आई के बराबर है, तो आई प्लस आई इज इक्वल टू ए प्लस डेल्टा एम। तो ये 2i आ जाएगा। तो आई की वैल्यू कितनी हो गई, ए प्लस डेल्टा एम अपॉन 2। सिंपल सी बात, एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन पे। अब ये देखिए ए इज इक्वल टू आर प्लस आर डैश है, तो एंगल ऑफ मिनिमम डिवीजन पे आर और आर डैश इक्वल होते हैं। तो आर डैश को मैंने आर लिख दिया, तो 2r बराबर ए, तो आर बराबर ए बाई 2, आर बराबर ए बाई 2 हो गया। अब हम स्नेल्स लॉ लगा देंगे, साइन आई अपॉन साइन आर। तो साइन आई की वैल्यू देखिए यहां से मिल जाएगी, ये कहाँ, ये हो गया साइन आई साइन ए प्लस डेल्टा एम बाई 2, और ये साइन आर साइन ए बाई 2, और यही हमें यहां पे प्रूफ करना था, ये प्रूफ हो गया। तो ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और एंगल ऑफ मिनिमम डिवीजन के बीच का रिलेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, एग्जाम में बहुत पूछा जाता है, इस पर न्यूमेरिकल भी खूब आते हैं। तो इसको आप नोट कर लीजिए, बहुत आसान है, नोट कर लें इसे आप। तो बच्चों करते हैं ये बड़ा इंटरेस्टिंग डेरिवेशन, एग्जाम के पर्पस से भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। हम लोग करने वाले हैं कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स इन पैरेलल, यानी पैरेलल दो प्रूफ करेंगे। एक तो प्रूविंग करेंगे कि कॉम्बिनेशन ऑफ दी जो सेल्स है पैरेलल कॉम्बिनेशन में, उसका ये फॉर्मूला, ये जो लिखे हैं अभी समझाते हैं ये फॉर्मूले कैसे आते हैं। दूसरा कंडीशन फॉर मैक्सिमम करंट पैरेलल कॉम्बिनेशन में, यानी पैरेलल कॉम्बिनेशन में कंडीशन मैक्सिमम करंट की क्या है और कितनी मैक्सिमम करंट है। तो बेसिकली यहां पे दो चीजें, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स इन पैरेलल का फॉर्मूला और कंडीशन फॉर मैक्सिमम करंट। बात समझ में आई होगी। चलिए, कई बच्चों को ये कंफ्यूजन होता है कि सेल्स पैरेलल में लगे कैसे हैं, ये हम पहचान नहीं पाते, तो उसको भी मैंने एक लाइन लिख के रखी जैसे कोई कंफ्यूजन ना हो। देखिए, व्हेन द पॉजिटिव टर्मिनल्स of all cells are joined to a one point and all their negative terminals to the another point, the cell are said to be in parallel combination। यहां पे देखिए, ये जो बैटरी है इसका जो पॉजिटिव है ये एक जगह कनेक्टेड है और इन दोनों का जो निगेटिव है वो एक जगह कनेक्टेड है। तो किन्हीं सेल्स के, जिन सेल्स के पॉजिटिव एक जगह कनेक्टेड हो और निगेटिव एक जगह कनेक्टेड हो, उसका मतलब है कि वो दोनों सेल्स या जितने भी सेल्स हैं वो सारे सेल्स पैरेलल कॉम्बिनेशन में। ये तो पहचानने का तरीका है। आइए चलते हैं, समझते हैं कि प्रूफ क्या करना है इसमें। ये पैरेलल कॉम्बिनेशन में प्लस प्लस लगा दिया, ये एक सेल का है
है E1R1, EMF E1, इंटरनल रेजिस्टेंस R1, दूसरे का E2R2, ये 2 पॉइंट्स हैं और करंट I फ्लो कर रही है टोटल। अब इसमें अगर 2 सेल होते हैं तो एक शॉर्टकट फॉर्मूला ये इस्तेमाल करिएगा, ये आपको बहुत न्यूमेरिकल में सपोर्ट करेगा। ये एग्जाम में बोर्ड में आता भी, न्यूमेरिकल भी इस पे आते हैं और ये फॉर्मूले का डेरिवेशन भी पूछते हैं, हम करवाएंगे आपको भी। तो आप समझ रहे हैं ना, अगर केवल 2 सेल हैं, 3 है तो नहीं, 2 सेल हैं की तो 2 सेल हो तो इक्विवेलेंट ईएमएफ कैसे निकालोगे? E1R2, ये देखिए 1 है, ये 2 है, ध्यान रखना। E1R2 प्लस E2R1 अपॉन R1 प्लस R2, 2 सेल के लिए E1R2 प्लस E2R1 अपॉन R1 प्लस R2 EMF निकल आएगा। और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस दोनों पैरेलल में है, तो पैरेलल वाला फॉर्मूला 1 अपॉन R इक्विवेलेंट इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 लगा सकते हो। अब अगर इन जनरल बात करें, 2 सेल की जगह 3 सेल हैं, 4 सेल हैं, 5 सेल हैं, 10 सेल हैं, जितने भी हैं, तो हम कैसा फॉर्मूला यूज करेंगे? E इक्विवेलेंट अपॉन R इक्विवेलेंट पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए E1 अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन R2 एंड सो ऑन, जितने भी सेल हैं। दूसरा R इक्विवेलेंट के लिए, क्योंकि सारे ये इंटरनल रेजिस्टेंस पैरेलल में लगे हैं, तो पैरेलल वाला फॉर्मूला 1 अपॉन R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 एंड सो ऑन। ठीक है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में n सेल्स के लिए। अच्छा, एक E इक्विवेलेंट अगर डायरेक्ट पूछें, कई फॉर्मूले में आता है ना कि E इक्विवेलेंट बताइए 4 सेल है, तो ये फॉर्मूला लगाना, E1 अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन R2 एंड सो ऑन, और नीचे 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 एंड सो ऑन इन जनरल। तो मैं आपको केवल डेरिवेशन ही नहीं करा रहा हूं, ये भी बता रहा हूं तिकड़म जो आपके न्यूमेरिकल करने में काम आएगी। मतलब ऐसा नहीं कि शुद्ध डेरिवेशन करा के निकल ली, आपको आप अच्छा कर जाएं, ऑब्जेक्टिव ये है। तो आप इस बात को समझ गए होंगे कि चर्चा किधर ले गई है। प्रूव हम इधर की तरफ ये प्रूव करने वाले हैं। ठीक है, पहली चीज प्रूव करेंगे फॉर्मूला कहां से आया, अगली चीज प्रूव करेंगे कंडीशन फॉर मैक्सिमम करंट और कितनी मैक्सिमम करंट पाई जाती है पैरेलल कॉम्बिनेशन में। आइए चलते हैं प्रूविंग की तरफ। तो डेरिवेशन है कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स इन पैरेलल में। तो जैसे स्टेटमेंट है, एज शोन इन द फिगर, सपोज 2 सेल्स ऑफ ईएमएफ, ये E1 E2 के 2 सेल हैं जिनका इंटरनल रेजिस्टेंस R1 R2 है, वो कनेक्टेड इन पैरेलल बिटवीन 2 पॉइंट्स, ये 2 पॉइंट्स के बीच में पैरेलल में कनेक्ट कर दिए गए हैं। Suppose the current I1 and I2 from the positive terminals of the 2 cells flow towards the junction B1। मान लेते हैं कि इस वाले आर्म में I1 और इस वाले आर्म में I2 करंट जा रही है जो B1 जंक्शन की तरफ फ्लो कर रही है, और दोनों करंट आगे मिलकर I करंट बना देती है, यहां इसमें लिखा हुआ है। और ये I बना देती है, तो मतलब I आ रही थी, I1 टूट के इधर चली गई, I2 इधर टूट के चली गई, B1 B2 पे I1 I2 में ये I1 और ये I2 दोनों यहां पर मिल गए और मिलके I करंट निकल गई। यही बात यहां पे लिखी, इसको आप पढ़ सकते हैं। अब सो वी हैव, अब यहां पर I1 प्लस I2 बराबर I होगा, ऑब्वियस सी बात है क्योंकि कुल मिला के दोनों आपस में जुड़ रहे हैं। अब देखिए, एज द 2 सेल्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल, ये दोनों जो सेल्स हैं आपस में पैरेलल कॉम्बिनेशन में है। अगर ये पैरेलल कॉम्बिनेशन में होंगे तो इनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा, क्योंकि पैरेलल कॉम्बिनेशन में तो पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है। तो पैरेलल बिटवीन द सेम 2 पॉइंट्स, भाई ये दोनों सेम पॉइंट के बीच में पैरेलल कॉम्बिनेशन में लगे हुए हैं B1 B2 में, द पोटेंशियल डिफरेंस V अक्रॉस बोथ सेल्स मस्ट बी सेम। आप समझ गए, जब भी कोई पैरेलल कॉम्बिनेशन में लगा होता है तो उनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है, तो इन दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा। अब आगे की ये स्टेटमेंट आपने समझ लिया, आगे की चर्चा को हम आगे बढ़ाते हैं। E1 एंड E2 आर पैरेलल, इस वजह से दोनों में V सेम होगा, हम समझा चुके हैं आपको। अच्छा, शुरू करो, इधर से V निकालो, इधर से V निकालो और फिर देखते हैं क्या होता है। तो ये ऊपर वाली से निकाला, V इज इक्वल टू VB1 माइनस VB2, इस वाले ऊपर वाले आर्म से। तो E1 माइनस IR1, इधर की बात करो, E1 माइनस I1 R1, ये फॉर्मूला होता है। यहां से हम I1 निकाल लेते हैं, तो I1 की वैल्यू हो गई E1, इसको इधर ले लो तो माइनस V और नीचे R1 आ जाएगा। उम्मीद है ये पकड़ पाए। I1 की वैल्यू निकाली, E1 माइनस R अपॉन R1। इसी तरीके से नीचे वाले आर्म में आ जाओ, फॉर्मूला लगा दो, पोटेंशियल तो वही है जो ऊपर का है, सेम पोटेंशियल। तो V इज इक्वल टू VB1 माइनस VB2, और यहां आ गया E2 माइनस I2 R2, ये नीचे वाली आर्म के लिए। यहां से हमने I2 निकाला, तो I2 की वैल्यू हो गई E2, इसको इधर लिया, इसको इधर, तो E2 माइनस V अपॉन R2।
ये I1 ऊपर से और I2 नीचे से, और हमने अभी देख रखा था कि I की वैल्यू I1 प्लस I2 के बराबर है। ये तुम देख ही रहते भाई, यहाँ पर ये I1 I2 इधर से जा रही है, कुल मिलाकर I जुड़ के I बन जाएंगी। तो इन दोनों को हमने जोड़ दिया करंट को। यहाँ पर देखिए ये I1 की वैल्यू E1 माइनस V अपॉन R1 और ये I2 की वैल्यू E2 माइनस V अपॉन R2, इनको जोड़ दिया। जोड़ने में थोड़ा तोड़ के लिख लेते हैं, तो I की वैल्यू हो गई E1 अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन R2, तोड़ लिया इसको, और माइनस V कॉमन लेके 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। इसको ध्यान से देखिएगा, एक तिकड़म आगे और हम लोग करेंगे तो हम करंट की ये वैल्यू यहां पे लिख पाए। अब देखिए, अब यहां पर हम क्या कर रहे हैं कि इस वाले टर्म को हम एक तरफ ला रहे हैं, I को उधर ले जा रहे हैं और एलसीएम ले रहे हैं। तो समझिएगा, I को इधर ले गए और V वाले टर्म को इधर ले आए। अब देखिए V वाले को इधर ले आए थे तो इसका एलसीएम ले लिया। यहां पर बच्चे कंफ्यूज होते हैं, इसलिए थोड़ा सा एक्स्ट्रा प्रिकॉशन लीजिए। इसको इधर, I को उधर, तो ये जो टर्म इधर आया है इसमें इसका एलसीएम लिया है, तो R1 R2 आ गया और ऊपर R1 प्लस R2 हो जाएगा। समझ में आई बात? फिर इसकी बात की जाए तो यहां भी एलसीएम ले लो, तो R1 R2 और I1 E1 के साथ R2 और E2 के साथ R1। ये देखिए E1 R2 E2 R1 अपॉन R1 R2, और I तो उधर ले गए तो माइनस I। अब इस स्टेप के बाद हमने इस वाले पूरे टर्म से इसको डिवाइड कर दिया। ये देखिए V अकेला है ना, तो V अकेला कैसे आएगा कि इस टर्म से हम इक्वेशन को डिवाइड कर दें। तो जब हमने इतने टर्म से, ये जो दिख रहा है आपको, इतने से डिवाइड किया तो V अकेला बचा। इसको हमने इतने से डिवाइड किया तो ये R1 प्लस R2 अपॉन R1 R2, तो R1 R2 तो कट गया डिवीजन में, R1 प्लस R2 नीचे आ गया। यहां माइनस I था, इतने से डिवाइड किया तो R1 प्लस R2 नीचे, R1 R2 ऊपर चला गया, क्योंकि ये तो डिवाइड में नीचे आएगा। इसको थोड़ा सा पॉइंट टू बी नोटेड, ध्यानपूर्वक, ध्यान से, कुछ नहीं किया है, केवल अलजेब्रा है छोटी सी, कुछ नहीं किया। इस इक्वेशन को इस वाले फैक्टर से R1 प्लस R2 अपॉन R1 R2 से इस इक्वेशन को डिवाइड कर दिया। हम अकेला V चाहते हैं, इसलिए आपको याद रखने के लिए ट्रिक भी बता रहे हैं। अकेला V चाहते हैं, हमें कंपेयर करना है, इसलिए एक्सप्रेशन से डिवाइड मार दिया। बड़ी अच्छी बात है। अब डिवाइड मारने के बाद कंपेयरिंग विद द इक्विवेलेंट कहानी, इक्विवेलेंट कहानी क्या थी? A और C के बीच में एक सेल लगा है, इसका जो कंबाइंड असर है इक्विवेलेंट और कंबाइंड इंटरनल रेजिस्टेंस R इक्विवेलेंट। तो ये वैल्यू हो गई V इज इक्वल टू E इक्विवेलेंट माइनस I R इक्विवेलेंट। इससे और इसको आपस में कंपेयर कर दो। कंपेयर किया तो E इक्विवेलेंट क्या आ गया? E1 R2 प्लस E2 R1 अपॉन R1 प्लस R2। साथ में R इक्विवेलेंट क्या आ गया यहां पर? R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। तो दो सेल के लिए बढ़िया फॉर्मूला हमारा तैयार हो गया जो प्रूफ करना था। अब इसको क्योंकि हम इन जनरल फॉर्मूले में लेके जाएंगे तो दूसरी तरीके से भी मेंशन कर लेते हैं, जिसको 3 4 5 सेल्स के लिए याद करना आसान हो। तो इसी चीज को हमने E इक्विवेलेंट अपॉन R इक्विवेलेंट करके लिख लिया। इसी को R इक्विवेलेंट से डिवाइड मार दो तो ये एक्सप्रेशन आ जाएगा E1 अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन R2 एंड सो ऑन। अब ये फॉर्मूला केवल 2 के लिए ही नहीं रह गया, n सेल्स के लिए रह गया। हो गया काम खत्म। इस E इक्विवेलेंट को R इक्विवेलेंट से डिवाइड कर देंगे तो आप देखेंगे ये मिल जाएगा आपको। इसी तरह 1 अपॉन, ये तो पैरेलल कॉम्बिनेशन की कहानी थी, 1 अपॉन R इक्विवेलेंट की वैल्यू हो गई 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 एंड सो ऑन। 2 के लिए आए तो खट से ये लगा देना, जल्दी हो जाता है सवाल। और 2 से ज्यादा के लिए आए, 3 4 5 कितने भी सेल हो, उसके लिए ये फॉर्मूला इन जनरल लगाएंगे। बात समझ में आपको आई होगी। पैरेलल के लिए E इक्विवेलेंट और R इक्विवेलेंट निकाल रहे हो, और ये E इक्विवेलेंट अगर पूरे सेल का निकालना हो तो E1 अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन R2 एंड सो ऑन, और नीचे 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 एंड सो ऑन। तो ये 3 सेल 4 सेल के लिए जो भी है उसके निकालने के लिए फॉर्मूला निकाल देंगे। तो एक चीज हमने प्रूव कर ली कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में ये फॉर्मूले हमारे कैसे आए हैं। 1-2 सेकंड के लिए मैं हटता हूं, इसको आप पॉज करके बेटा नोट कर सकते हैं। उम्मीद है बात पकड़ पाए होंगे। अब क्या है इसकी अगली चीज की कंडीशन फॉर मैक्सिमम करंट, और कितनी मैक्सिमम करंट मिलेगी इस तरफ हम चलने वाले हैं। तो देखिए, कंडीशन फॉर मैक्सिमम करंट फ्रॉम ए पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ द सेल्स। तो ये सारे सेल्स कैसे लिए गए हैं? आइडेंटिकल इन नेचर, एक जैसे सेल लिए गए हैं। एक जैसे का मतलब उन सबका EMF E है और इंटरनल रेजिस्टेंस R है, स्मॉल r।
तो सबको हमने m सेल्स हैं, सब पैरेलल लगे हैं, तो आइडेंटिकल सेल्स E और R, और एक्सटर्नल लोड या एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैपिटल R है, और करंट I फ्लो कर रही है। तो यहां पर जब अभी हम कैलकुलेट करके दिखाएंगे तो टोटल करंट जो निकलेगी सर्किट में वो ME/MR+R निकलेगी, या इसको आप डिवाइड कर दो m से, तो E/R प्लस स्मॉल r/m, ये टोटल करंट आएगी। मैक्सिमम करंट जब निकालोगे तो मैक्सिमम करंट आएगी ME/R, और भी एक वैरायटी n के साथ भी आता है, NE/स्मॉल r भी इसकी करंट होती है। तो ME/R, या फिर आप कह लीजिए n, चलिए इतनी ही लेके चलिए यहां पर, ME/R मिक्स्ड में आएगी वो, ME/R वेयर R इज मच लेस देन R बाई, यहां n की जगह m लिखना चाहिए क्योंकि n तो यहां कुछ है ही नहीं, ठीक, m। और इसका क्या मतलब है, ये टोटल रेजिस्टेंस है एक्सटर्नल, और ये है टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस। अभी आप देखेंगे इस सर्किट का, क्योंकि ये पैरेलल में लगे हैं सारे, इसका टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल r बाई m मिलेगा। तो जब इसका एक्सटर्नल रेजिस्टेंस टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस से काफी कम होता है तो उस समय ये आपको मैक्सिमम करंट देती है। जब सीरीज कॉम्बिनेशन था तो ये टोटल एक्सटर्नल टोटल इंटरनल से ज्यादा होता था, और यहां पर क्या है, टोटल एक्सटर्नल रेजिस्टेंस टोटल इंटरनल से कम है, और कभी जब इक्वल हो जाएगा तो मिक्स्ड ग्रुपिंग की कहानी बन जाएगी, वो वहां देखेंगे। तो आप समझ पाए एक्सटर्नल रेजिस्टेंस मस्ट बी मच स्मॉलर देन द नेट इंटरनल रेजिस्टेंस। उम्मीद है ये बात समझे होंगे, इसी को हम डेराइव करने जा रहे हैं। आइए देखते हैं। तो यहां पर ये सेल बनाए, n आइडेंटिकल m सेल्स हैं, आइडेंटिकल इन नेचर, हर सेल का EMF E और इंटरनल रेजिस्टेंस R है। सिंस m इंटरनल रेजिस्टेंस कनेक्टेड इन पैरेलल, इसलिए इसका टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, क्योंकि सारे जो R हैं वो पैरेलल कॉम्बिनेशन है। तो 1/R' इंटरनल रेजिस्टेंस टोटल इज इक्वल टू 1/R प्लस 1/R, कहां तक जाएगा, m टर्म्स, क्योंकि m सेल्स यहां पे लगे हैं। तो ये 1/R' की वैल्यू हो गई m/R, तो R' की वैल्यू हो गई R बाई स्मॉल r बाई m। तो ये जो R' है ये टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस निकल आया, स्मॉल r/m। m क्या है, कितने नंबर ऑफ सेल पैरेलल कॉम्बिनेशन में लगे हैं। टोटल रेजिस्टेंस इन द सर्किट, अब ये सर्किट में रेजिस्टेंस प्लस बाहर वाला, तो ये R प्लस R' जोड़ दिया, R प्लस स्मॉल r/M, टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट हो गया। अब देखिए टोटल EMF कितना है, इसका टोटल EMF इसका E ही होगा, ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि सारे सेल पैरेलल में हैं। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में जब आप लगाते हो तो पोटेंशियल बढ़ता नहीं है, सारे के सारे का E का E ही बना रहेगा। 5 सेल लगा दो चाहे 50 सेल लगा दो पैरेलल में, E का E ही बना रहेगा। तो टोटल EMF E ही रहा, ये गलती मत कर देना कि ME लिख दो, गड़बड़ हो जाएगी। बिकॉज ऑल सेल्स कनेक्टेड इन पैरेलल, और पैरेलल कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल डिफरेंस या पोटेंशियल डिफरेंस जैसी चीज बराबर रहती है। तो I की वैल्यू हो गई टोटल EMF विच इज E, और टोटल रेजिस्टेंस विच इज R प्लस R बाई R प्लस स्मॉल r बाई m, और चाहें तो m से LCM लेके ऊपर पहुंचा दीजिए, तो ME/MR प्लस स्मॉल r। ये करंट आप देखते हैं करंट मैक्सिमम कब होगी। तो हम स्पेशल केसेस लेते हैं। पहला लिया कि कैपिटल R की वैल्यू इस R बाई M, स्मॉल r बाई m से काफी छोटी है, यानी एक्सटर्नल रेजिस्टेंस टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस से छोटा है। तो अगर छोटा हो गया तो इसको इग्नोर कर दो, ये m चला गया ऊपर, तो ME/R आ गया, यानी m टाइम्स करंट फ्रॉम दिस सिंगल सेल। एक सेल से करंट मिल रही थी E/R, और यहां तो m टाइम्स मिल गई, तो इस समय m टाइम्स करंट मिल रही है। अब दूसरी कंडीशन लेते हैं, जब हमारा एक्सटर्नल रेजिस्टेंस की वैल्यू टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस से काफी बड़ी है, तो R इज मच लार्जर देन स्मॉल m/n। तो ये R अगर बड़ा होगा स्मॉल m बाई m से, तो इसको इग्नोर कर दो तो छोटा हो गया, यही रह गया, तो ये E बाई R मिल जाएगा। ये क्या, करंट बाई सिंगल सेल। तो अब यहां पर देख रहे हो, ये एक सेल से मिलने वाली करंट थी, एक सेल से जो मिल रही है वही कॉम्बिनेशन के बाद भी मिल रही है, और ये कॉम्बिनेशन के बाद n टाइम्स करंट मिल रही है, तो ऑब्वियसली ये मैक्सिमम करंट हो गई। तो ये आपकी क्या हो गई, मैक्सिमम करंट। कंडीशन क्या हो गई मैक्सिमम करंट की पैरेलल कॉम्बिनेशन में, कि एक्सटर्नल रेजिस्टेंस टोटल एक्सटर्नल रेजिस्टेंस मच स्मॉलर देन दी टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस।
आर, कैपिटल आर की वैल्यू स्मॉल एन अपॉन एम से काफी छोटी होनी चाहिए, कंडीशन है। और कितनी करंट मिलेगी, मैक्सिमम आई मैक्स कितनी होगी, एम ई अपॉन आर, ये आई मैक्स की वैल्यू होगी। तो इसे भी आप बहुत अच्छी तरीके से नोट कर लीजिए, काफी इंपॉर्टेंट है ये, नोट कर लो इसे। तो बच्चों यहां पर मैंने 5 डेरिवेशंस आपके लिए करा दिए हैं। अगर आपको लगता है कि फर्दर और डेरिवेशन सर करा दें तो नीचे लिख दीजिएगा कमेंट सेक्शन में वी वांट मोर, जिससे मुझे ये मालूम हो जाए कि ये जो मेहनत मैं कर रहा हूं वो राइट डायरेक्शन में, इसको आपको फायदा हो रहा है। तो लाइक करिएगा वीडियो पसंद आने पर और वी वांट मोर लिखिएगा, जिससे मुझे अंदाजा हो जाए कि नहीं, मुझे इन बच्चों को सही डायरेक्शन में मैं मेहनत कर रहा हूं, आपके लिए फ्रूटफुल होने वाला है। अच्छा, वीडियो खत्म करने से पहले थोड़ी सी जानकारी रिमाइंड कर देता हूं। ये 12th संपूर्ण न्यूमेरिकल्स पे फोकस करने वाला कोर्स है। पिछले 10 साल के पीवाईक्यू, एनसीईआरटी एक्सरसाइज, एनसीईआरटी एग्जांपल्स के वीडियो सॉल्यूशंस मिलेंगे। ये दूसरा कोर्स कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन वाला कोर्स है। यहां पर आपके 24 नंबर का एग्जाम में आता है एमसीक्यू, असर्शन रीजनिंग और केस स्टडी। 56 केस स्टडीज हैं इसके अंदर। एमसीक्यू की बात करें 300 से ज्यादा, असर्शन रीजनिंग 250 से ज्यादा वीडियो सॉल्यूशंस हैं। वीडियो मैंने बना रखा है। और तीसरा कोर्स बन जाता है डेरिवेशन का। पूरे किताब के 130 डेरिवेशंस इसके अंदर वीडियो फॉर्मेट में सॉल्व हैं। साथ में आपको प्रिंटेबल नोट्स भी उनके मिल जाते हैं, जैसे कि रिवीजन में बड़ी मदद हो जाए। ये तीनों कोर्सेज से क्या फायदा होता है कि आपका पूरा पेपर, फुल पेपर कवर हो जाता है। इनमें से जो भी कोर्स आपके लिए सुटेबल है आप ले सकते हैं। और आपको ऐसा लगता है कि आपको तीनों ही लेने हैं, क्योंकि एग्जामिनेशन में तो न्यूमेरिकल्स भी तैयार करने हैं, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन भी तैयार करने हैं और डेरिवेशंस भी तैयार करने हैं। आपको लगता है तीनों लेने हैं, तो तीनों अलग अलग लेने की जगह आप द्रोणा 2.0 ले सकते हैं। इस द्रोणा 2.0 में जो पीछे तीनों कोर्स दिखाएं उसका मटेरियल तो है ही, यानी कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन, 12th संपूर्ण और डेरिवेशन तो है ही। इसके अलावा पूरे सिलेबस के वीडियो लेक्चर्स भी आपको मिलेंगे। साथ में चैप्टर्स वाइज वर्कशीट भी मिलेगी और पूरे नोट्स, पूरे सिलेबस के आपको हैंड रिटन नोट्स भी मिलेंगे, जिससे प्रिंट आउट लेके तैयारी करने में आपको आसानी हो। तो द्रोणा 2.0 लेने के लिए इसमें सब कुछ है, ये काफी है। ये लेने के लिए आप अरविंद एकेडमी ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, इसके स्टोर सेक्शन में जाइएगा, वहां पर द्रोणा 2.0 दिखाई पड़ेगा, उसको लेकर पढ़ाई को आगे बढ़ा दीजिए। थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट।